Hello everyone, this is Shruti Sharma. Today we are going to solve few miscellaneous questions and I'm going to deliver the content into the same. So let's start with it. So the first question we have is, in a month, 3 Tuesdays were on even dates. Then 21st of the month is. तो बेटा ये जो क्वेश्चंस है हमारे पास में ये थोड़े मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चंस हैं जो आपके मेंटल एबिलिटी को चेक करेंगे और उनसे जो है आपके एनएनटीसी के मिसलेनियस क्वेश्चंस बनते हैं यानी कि मिक्स्ड क्वेश्चंस. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में यहाँ पे डेज और मंथ्स वाला है. ठीक है, जिसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास में एक मंथ है उसके अंदर हमें क्या मिले हुए हैं, इवन डेट्स के ऊपर 3 ट्यूसडेज मिले हुए हैं. ठीक है, आप सभी को पता है कि आपके पास जो है 31 डेज होते हैं मैक्सिमम एक मंथ के अंदर. ठीक है, फेब को ले तो मिनिमम 28 और मैक्सिमम 31. ठीक है, तो हमें इसी कंसेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ठीक है, तो देखो अगर हमारे पास 31 डेज होते हैं तो मैक्सिमम कितने वीक्स होते हैं, हमारे पास 4 वीक्स होते हैं. 4 वीक्स प्लस हाउ मेनी डेज, 3 डेज. ठीक है, यानी कि इस तरीके से अगर हम देखें तो चलो हम स्टार्ट करते हैं. हम सबसे पहले ये मानते हैं कि किसी भी मंथ की जो फर्स्ट डेट होगी, फर्स्ट डेट क्या होगी, 1 होगी हमारे पास में. ठीक है, अगर 1 को ट्यूसडे होता है, अगर 1 को ट्यूसडे होता है तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट डेट जब हमारे पास दोबारा ट्यूसडे आएगा. कब आएगा, आफ्टर 7 डेज, एग्जैक्टली आफ्टर 7 डेज, बिकॉज एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं. ठीक है, 1 वीक के अंदर हमारे पास कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं. ठीक है, तो अगर हमारे पास ट्यूसडे फर्स्ट को आ रहा है किसी भी मंथ के, तो जो नेक्स्ट ट्यूसडे आएगा वो हमारे पास कितने तारीख को आएगा बेटा, 1 + 7 दैट इज 8. ठीक है, 8 को आएगा. देन नेक्स्ट 8 + 7 दैट इज 15. 15 को आएगा. उसके बाद कब आएगा, 15 + 7 दैट इज 22. उसके बाद कब आएगा, 29. ठीक है, इस तरीके से होगा हमारे पास में, यानी कि इन डेट्स पे सभी पे क्या आएगा बेटा हमारे पास में, ट्यूसडे आएगा. ठीक है, ठीक है, चलो हमने मान लिया. सबसे पहले हमने माना कि फर्स्ट को हमारा क्या था, ट्यूसडे ही था. ठीक है, अगर हमारा फर्स्ट को ट्यूसडे था तो हमारे पास किस तरीके से होगा देखो, है. तो अगर हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 ट्यूसडे बना इवन डेट्स, बेटा इवन डेट्स पे 3 ट्यूसडे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इवन डेट्स पे 8 तो आ गया, इवन डेट 22 आ गया, लेकिन 3 तो डेट्स नहीं आई, 2 ही आई हमारे पास, यानी कि ये जो है हमारे पास में ये तो हमारा फिट नहीं हो रहा है. सेकंड हमने माना कि डेट सेकंड, कैलेंडर में जो है वो सेकंड जो है मंथ का, वहां से ट्यूसडे को हमने स्टार्ट किया. तो अगर सेकंड को ट्यूसडे है तो फिर 9, 16, 23 एंड 30. इस तरह से अगर हम देखें तो इवन डेट्स कितनी मिली हमें, 1, 2 और 3. करेक्ट, ये हमारा फिट हो रहा है. ठीक है, ये ऑप्शन हमारा फिट हो रहा है. और ऑप्शन देखते हैं, चलो थर्ड से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, थर्ड को अगर ट्यूसडे है उसके बाद में क्या होगा, 10, 17, 24, 31. इसके अंदर इवन डेट्स कितनी है, 1 और 2, यानी कि ये भी फिट नहीं हुआ. हमें तो चाहिए थे 3 ट्यूसडेज चाहिए हमें इवन डेट्स पे, ये फिट नहीं हो रहा. देन थर्ड हम फोर्थ को लेके चलते हैं. ठीक है, 4 से 11, 18, 25 एंड 32. भाई 32 डेज होते हैं क्या, नहीं, 32 तो डेज ही नहीं होते मैम, तो ये ऑप्शन तो आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, बिकॉज 32 डेज तो एग्जिस्ट ही नहीं करते. यानी कि 4 के बाद क्या आप 5 ले सकते हो, क्या 5 लोगे तो 33 आ जाएगा, इसके बाद तो आप ले नहीं सकते हो. यानी कि आप ट्यूसडे ले सकते थे सिर्फ 3 ही दिन, 1, 2 और 3 को ही ले सकते थे. ठीक है, जिसमें से जब 2 को लिया हमने तो हमारा ऑप्शन फिट हो गया. इसका मतलब क्या है, ओनली दिस ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है, लेकिन इन्होंने इसमें क्या पूछा, ये इन्होंने आंसर नहीं पूछा डेट्स के बारे में, इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा, इन्होंने हमसे पूछा है कि 21st को क्या होगा, जिस महीने में 3 इवन डेट्स पे ट्यूसडेज आते हैं उस महीने की 21st को कौन सा डे होगा. तो उस महीने की 21st को हमारे पास में कौन सा डे होगा, देखिए 23rd को अगर ट्यूसडे है, ठीक है, 23rd को ट्यूसडे है. ठीक है, 23rd को अगर ट्यूसडे है हमारे पास में, तो 22nd को क्या रहा होगा, 22nd को हमारे पास में रहा होगा मंडे, और 22nd से पहले 21st को क्या रहा होगा बेटा, संडे. वेरी इजी. ठीक है, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट. 21st को क्या रहा था, संडे. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. An isosceles triangle has equal sides 7 units long and the length of the third side is an integer. The number of such triangles is. क्या बोला बेटा, you have an isosceles triangle here, और isosceles triangle का जो है आपको क्वेश्चन में 2 साइड्स गिवन है यहाँ पर. ठीक है, जो 2 इक्वल साइड्स है वो गिवन है, दैट इज 7 and 7. ठीक है,
और क्या बोला है इन लोगों ने कि आपको जो है थर्ड साइड के बारे में बता रखा है कि जो थर्ड साइड है वो कोई इंटीजर है, ठीक है। थर्ड साइड हमने लेट अस सपोज द थर्ड साइड बी x, हमने थर्ड साइड को क्या मान लिया बच्चा, x मान लिया, ठीक है। तो इन्होंने हमसे क्या बोला है कि जो थर्ड साइड है आपकी वो कोई इंटीजर है, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू इंटीग्रल वैल्यू, इंटीजर, ठीक है। ये जो लिखा है मैंने एप्सिलॉन, दिस मींस बिलोंग्स टू, तो x जो है वो एक इंटीजर है। इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चा हमारे पास में, आप सभी को पता है इंटीजर्स पॉजिटिव नेगेटिव सारे, ठीक है। 0 1 2 3 4 टिल इन्फिनिटी एंड 0 से इधर आ जाइए -1 -2 टिल इन्फिनिटी, ठीक है। लेकिन हमें पता है ना बेटा कि नेगेटिव में तो हो ही नहीं सकता, तो हम ये ऑटोमेटिकली जानते हैं कि जो इंटीजर होगा वो पॉजिटिव होगा, ये हमारे वेल नोन है, ठीक है। तो इंटीजर वैल्यू यानी कि 0 हो नहीं सकता, तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरीके से हमारा इसका आंसर निकलने वाला है। ये हमें क्वेश्चन से हमें तक सब कुछ गिवन था, अभी तक हमने गिवन ही लिखा है, ठीक है। तो अब ये हमसे पूछ क्या रहे हैं, देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड जो है हमारे पास में वो क्या हो सकती है। थर्ड साइड की जितनी लेंथ बेटा, जितनी हमें थर्ड साइड की लेंथ की हमें वैल्यूज मिलेंगी उतने ही नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हमें मिलेंगे, ठीक है। तो देखो हमें x का वैल्यू निकालना है रियल में यहाँ पर, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है, दो साइड्स दी हुई हैं और x का यहाँ पे वैल्यू निकालना है। तो हम ऐसे इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में बच्चा हम लोग एक कंसेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। हम क्या कंसेप्ट यूज करते हैं कि जब भी हमारे पास में कोई ट्राइंगल होता है, जब भी हमारे पास में कोई ट्राइंगल होता है और उस ट्राइंगल की हमें दो साइड्स गिवन, तीन साइड्स ऐसे ए बी सी मानो गिवन है, ठीक है। इनमें से दो का आपके पास में आंसर पहले से है, तो आप थर्ड साइड कैसे फाइंड करते हैं। तो इसमें एक कंसेप्ट होता है हमारे पास में कि जो थर्ड साइड है वो हमेशा दो साइड के सम से छोटी होती है और दोनों साइड के डिफरेंस से बड़ी होती है, ठीक है। तो थर्ड साइड हम लिख सकते हैं, जैसे मैंने थर्ड साइड यहाँ पे सी को मान लिया, ठीक है। तो सी इज स्मॉलर देन द सम ऑफ द टू साइड्स एंड सी इज ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स, ठीक है। बेटा मैंने यहाँ पे मॉड्यूलस यूज किया है, जो साइड में ये लगा है मैंने मॉड्यूलस, ठीक है। यहाँ पे सम में तो ऐसा लगाने की जरूरत नहीं थी, बट डिफरेंस में लगाने की जरूरत है, बिकॉज हमें नहीं पता कि a बड़ा है या b बड़ा है और नेगेटिव हमें लेना नहीं है, तो हमने a माइनस बी का मॉड यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है। a प्लस बी मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट एक अच्छा दिख रहा था तो लगा दिया, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि c जो है वो इनके डिफरेंस से, जो दो दूसरी साइड्स हैं उनके डिफरेंस से तो बड़ा होना चाहिए, ठीक है। उनके डिफरेंस से क्या होना चाहिए बेटा, बड़ा होना चाहिए c, और उनके सम से c छोटा होना चाहिए, ठीक है। सम से c छोटा होना चाहिए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, थर्ड साइड का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम यूज करके हम इसमें पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इस कंसेप्ट को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, चलिए ठीक है, इसको यूज करेंगे हम यहाँ पर। तो देखिए हमें अब निकालना है x का वैल्यू, तो पहले हम सम ऑफ अदर टू साइड्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ अदर टू साइड्स क्या आएगा यहाँ पर हमारा 7 + 7 दैट इज 14 यूनिट्स, 14 यूनिट्स। और डिफरेंस क्या आएगा हमारे पास में, 7 - 7 दैट इज 0 यूनिट्स, ठीक है। तो डिफरेंस आ गया 0 और सम आ गया 14, यानी कि हमारे पास जो है यहाँ पर जो x का वैल्यू है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 14 से छोटा होना चाहिए, और बेटा इंटीजर भी होना चाहिए। तो 0 से बड़ा इंटीजर कौन सा होगा, जस्ट बड़ा 1, यानी कि 1 से अगर हम स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, 14 के बाद तो ले सकते हैं ना बेटा लेस देन 14, ठीक है। तो दीज आर द 13 इंटीग्रल वैल्यूज दैट x कैन टेक, एंड हर एक वैल्यू के लिए एक अलग ट्राइंगल बनेगा। जब 7 7 1 होगा, जो फर्स्ट हमारे पास बनेगा ट्राइंगल, एक बनेगा 7 7 1 का, सेकेंड ट्राइंगल बनेगा 7 7 2 का, ऐसे ही 3 का 4 का। इस मीन्स हमारे पास बेटा 13 डिफरेंट ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा था, द नंबर ऑफ सच ट्राइंगल्स इज, सो ऑप्शन ए 13 इज करेक्ट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The number of rectangles with integer sides and with perimeter
16 सेंटीमीटर। क्या बोला बेटा कि आपके पास में जो है रेक्टेंगल है यहाँ पर, ठीक है, यू हैव अ रेक्टेंगल, और जो रेक्टेंगल आपको गिवन है उस रेक्टेंगल की जो साइड्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने मान लिया ए एंड बी, ठीक है, लेंथ एंड ब्रेड्थ को हमने ए एंड बी लिख दिया, ये भी आपका ए है, ये भी आपका बी है, ठीक है, और ए और बी को इन्होंने क्या बोला है, ए और बी दोनों जो है वो इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स का मतलब मैंने आपको मतलब अभी जस्ट समझाया था, ठीक है, और पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, इंटीजर्स हैं। और फिर क्या बोला, उनका पेरीमीटर हमें दे रखा है 16 सेंटीमीटर। तो बेटा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, ठीक है, क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी, दैट इज ए प्लस बी है, ठीक है, और इसका वैल्यू हमें कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर 16, इट मीन्स 2 इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू 16, इट मीन्स ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, 16 डिवाइडेड बाई 2। तो हमें यहाँ से इतना पता चल गया कि a प्लस बी जो है वो 8 होने वाला है, और a एंड b दोनों जो हैं वो इंटीग्रल वैल्यूज हैं, इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं, ठीक है। इन दो को यूज करके हम इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने अगर a को हमने 1 माना, ठीक है, अगर हम a को 1 मानते हैं तो b का क्या वैल्यू होगा बेटा 7, ठीक है, ये एक सोल्यूशन हो गया हमारे पास में, ओके, b का वैल्यू 7 हो गया। नेक्स्ट देखो, अगर हम a को 2 मान लेते हैं तो b का वैल्यू क्या हो गया हमारे पास में यहाँ पे 6, ठीक है, अगर हम a को 3 मान लेते हैं तो b का वैल्यू क्या हो गया हमारे पास में 5, ठीक है। अब मैं देखो तो फोर्थ वाले में क्या कर रहे हैं, हम मान रहे हैं a को 4, b का वैल्यू हो गया 4। क्या ये सही है क्या बच्चा 4 4? नो, बिकॉज क्यों, हमारे पास जो है वो एक रेक्टेंगल है, अगर आप a और b दोनों को 4 4 कर देते हैं तो इसकी दोनों साइड्स इक्वल हो गई, तो यहाँ से क्या बन गया हमारे पास में, ये तो एक स्क्वायर फॉर्म हो गया, और स्क्वायर थोड़ी फॉर्म करना था, हमें तो रेक्टेंगल फॉर्म करना था, इट मीन्स ये तो हट गया, ये तो ऑप्शन में नहीं है। अब बोलेंगे हम आगे चलते हैं, चलिए a को 5 मान लेते हैं और b को मान लेते हैं यहाँ पे 3, ठीक है, तो ये मान तो लिया हमने, इससे हमें रेक्टेंगल भी बन गया, बट ध्यान दो क्या हमने पहले ही a को 3 और b को 5 मान रखा है क्या, तो इन दोनों में जो रेक्टेंगल बनेगा, क्वेश्चन में क्या पूछा था, साइड्स, इंटीजर साइड्स, यहाँ पर क्वेश्चन में लेंथ एंड ब्रेड्थ को बेटा अलग अलग डिफाइन नहीं किया गया है, दिस इज द ट्रिक। हमें ये इसी तरह से हमें ट्रिक कर रहा है, हमें ये पूछना चाह रहा है बातों में घुमा करके क्या हम जानते हैं कि नहीं जानते क्वेश्चन का मीनिंग। इन्होंने बोला कि रेक्टेंगल विद इंटीजर साइड्स, इन्होंने ये नहीं बोला विद डिफरेंट लेंथ एंड ब्रेड्थ। अगर डिफरेंट लेंथ एंड ब्रेड्थ की बात करता तो हम बोलते कि 3,5 एंड 5,3 आर 2 डिफरेंट रेक्टेंगल्स, ठीक है, आप लोग इस बात को समझिए एक बार। तो ये जो है ये 2 डिफरेंट रेक्टेंगल्स नहीं होकर के इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये दोनों जो हैं ये हमारे पास में सेम रेक्टेंगल्स हैं, दीज बोथ वैल्यूज विल गिव अस सेम रेक्टेंगल्स, क्योंकि जस्ट साइड्स का डिफरेंस है इनके अंदर, इसका मतलब हम इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे, इसको कंसिडर नहीं करेंगे, इन दोनों में से हम एक ही को कंसिडर कर सकते हैं, इसीलिए हमने इसको हटा दिया, सही होते हुए भी हमने इसको रिमूव कर दिया बिकॉज हम दोनों में से एक ही को ले सकते हैं। तो इन्होंने क्या पूछा था, कितने रेक्टेंगल्स बन सकते हैं, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, तो 1 2 and 3, so which option is correct, option C is correct। अगर आप ध्यान नहीं देते बेटा तो आप क्या करते 5,3 6,2 एंड 7,1 को भी लेते तो आपका आंसर 6 आ रहा होता, वैसे 6 ऑप्शन में नहीं है तो ये हमारी किस्मत अच्छी है, बट स्टिल हम लोगों को चीज ध्यान रखनी पड़ेगी क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है। उन्होंने बोला है रेक्टेंगल्स विद इंटीजर साइड्स नॉट विद डिफरेंट लेंथ एंड ब्रेड्थ। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू ओपन अ सेफ सम 3 डिजिट कोड नीड्स टू बी यूज्ड। यहाँ पे सेफ से बेटा मतलब है कि हमने कोई लॉकर बना लिया है, हमने एक लॉकर बनाया है और लॉकर के अंदर जो है वो 3 डिजिट का कोड यूज हो रहा है, ठीक है, 3 डिजिट का एक कोड यूज हो रहा है हमारा, और जो कोड है हमारा वो इस तरह से है कि उसके अंदर हमें 3 डिजिट्स बनाने हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है, 3 डिजिट का कोड है हमारे पास में। उसके बाद में क्या बोला इन्होंने, जो तीनों डिजिट्स हैं इट इज नोन दैट only 3 digits 0, 1, 2 exist in this code। हमारे पास सिर्फ 3 ही डिजिट्स हैं यहाँ पे कोड बनाने के लिए। The sum of the digits used in the code should be 2। जो डिजिट्स यूज करे गए हैं उनका सम जो है वो 2 होना चाहिए। क्या बोला, जैसे कि यहाँ पे मैंने A B C चलो 3 मान लेते हैं, ठीक है, A can take value 0 1 2, B can take value 0 1 2,
C कैन टेक वैल्यू 0 1 2। बेटा आपने सूटकेस में देखा होगा ऐसा कुछ लॉक, इसको हम स्लाइड करते हैं, 0 से लेकर 9 तक लिखा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है 0 1 2, 3 डिजिट्स है, ठीक है। और क्या बोला कि इनका सम यानी कि A प्लस B प्लस C शुड बी इक्वल्स टू 2, ये दो चीज हमें क्वेश्चन में गिवन है। द नंबर ऑफ वेज दिस कोड कैन बी सेट इज, इस कोड को हम कितनी तरीके से सेट कर सकते हैं ये हमें क्वेश्चन में निकालना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर a प्लस बी प्लस सी को 2 बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, हम 0 0 2 ले सकते हैं, ठीक है। इससे हमारा a प्लस बी प्लस सी 2 आ जाएगा, ठीक है। और एक और तरीका क्या है, हम 1 1 0 भी ले सकते हैं, इससे भी 3 आ जाएगा, ठीक है। और इन तीनों को हम अरेंज कैसे कर सकते हैं, 0 2 0 और 2 0 0, इस तरीके से, 3 तरीके से। और यहाँ पर 1 0 1, ठीक है, 0 1 1, 3 तरीके से। इसका मतलब क्या हुआ, 3 + 3 6 वेज, 6 वेज से हम इस कोड को यहाँ पर बना सकते हैं, जिससे कि हमारा सम क्या होगा 2 हो जाएगा, और हमारे पास जो तीनों वैल्यूज हैं वो 0 से लेकर के 2 के बीच में लाई करेंगी। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पर 3 + 3, 3 वेज जो है वो यहाँ पर हैं हमारे पास, ठीक है, और 3 वेज ही हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। तो 3 + 3 जो है हमारे पास में टोटल कितनी वेज बन गई हमारे पास यहाँ पर, 3 + 3 = 6 वेज, ठीक है, 6 वेज। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। समरूद, Samrud, Saket, Slok, and Vishwa and Arish have different amount of money in rupees, each an odd number which is less than 50 rupees. The largest possible sum of these amount in rupees is, क्या बोला बेटा, we have 5 friends here जिनका नेम हमें गिवन है, 5 दोस्त हैं और इनके पास क्या है, कुछ डिफरेंट अमाउंट है रुपीस के अंदर, ठीक है, और जो है कोई ऑड नंबर की अमाउंट है, ऑड नंबर का अमाउंट है और लेस देन 50 है। क्या बोला, ऑड नंबर का अमाउंट है, ऑड नंबर अमाउंट है बेटा, एंड दैट ऑड नंबर अमाउंट इज लेस देन 50 रुपीज, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हमसे क्या पूछा है, द लार्जेस्ट पॉसिबल सम ऑफ दीज अमाउंट्स, लार्जेस्ट पॉसिबल सम। बेटा देखो अगर हमें लार्जेस्ट पॉसिबल सम निकालना है, लार्जेस्ट पॉसिबल, अगर आपको लार्जेस्ट पॉसिबल सम निकालना है, क्या इसके लिए हमें लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, तभी तो लार्जेस्ट पॉसिबल सम निकलेगा, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है। तो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यूज जो हैं वो हमारी क्या 50 के अराउंड होनी चाहिए क्या, यस 50 के अराउंड होनी चाहिए। तो 50 के अराउंड जो है लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी बेटा, 50 तो खुद इवन नंबर है, -1 क्योंकि लेस देन 50 है, 50 तो ले भी नहीं सकते ना, लेस देन 50 पहले से ही बोल रखा है, 50 ले भी नहीं सकते। सो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यूज में से सबसे पहली क्या होगी, सबसे पहली होगी 49, ठीक है, और उसके बाद क्या होगी 47, उसके बाद क्या होगी 45, उसके बाद क्या होगी 43, उसके बाद क्या होगी 41। सो दीज 5 आर गोइंग टू बी द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यूज फॉर द 5 फ्रेंड्स हु हैव मनी लेस देन 50 रुपीज, ठीक है, ऑड वैल्यूज, ठीक है। तो क्या पूछा हमसे, इनका सम पूछा है, तो सम निकाल लो बेटा, सम निकाल लो, सम निकालोगे तो देखो इनको ऐड कर लो, इस तरीके से फास्ट ऐड हो जाएगा, 49 + 41 90 प्लस 47 + 43 90 प्लस 45, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास यहाँ पे 225, ठीक है, 225 रुपीज इज द राइट आंसर। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो उनके पास जो अमाउंट है इन रुपीज वो कितनी आ जाएगी, 225 रुपीज। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The sum of the present ages of 5 brothers is 120 years. हमारे पास 5 भाई हैं और उनकी प्रेजेंट एज का सम कितना है 120 years. तो सम ऑफ प्रेजेंट एज इक्वल्स टू 120 years, 5 ब्रदर्स की। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी ईयर्स अगो द सम वॉज 80 years। तो कह रहा है
कि ऐसे कितने साल पहले हुआ होगा कि जो उनका सम था वो 80, तो बेटा कभी तो उनका सम 80 भी रहा होगा ना, बढ़ते बढ़ते 120 तक पहुंचा होगा। ठीक है, तो हम दोनों का डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, डिफरेंस काउंट करते हैं हम कि भाई कैसे करेंगे हम डिफरेंस। देखो 120 माइनस 80, तो हमें यहाँ से कितने ईयर्स मिल रहे हैं, इसमें हमें मिल रहे हैं यहाँ पर 40 ईयर्स। तो 40 ईयर्स जो है वो हमने सम में से माइनस करे। ठीक है, तो सम में से 40 ईयर्स माइनस करे हैं, तो अगर हम बेटा जैसे अगर हम लोग आज की बात करें, तो अगर आज से हम 1 साल बाद की बात करें, चलो अभी तो प्रेजेंट आपको कितना दिया था, मैंने आपको कंसेप्ट समझाने के लिए मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करती हूँ। से आज का बोला कि 120 ईयर्स है, आज अगर 120 ईयर्स है उनका सम, आज से मैं अगर 1 साल बाद की बात करूँ, तो क्या आज से 1 साल बाद उनका जो सम होगा, क्या आज से 1 साल बाद इसमें +1 ईयर, क्या आज से 1 साल बाद जो उनका सम होगा, क्या सम इक्वल्स टू 120 + 5 ही होगा क्या? 125 ही तो होगा सम। तो ये हमने 5 क्यों ऐड करा, 1 क्यों नहीं ऐड करा? क्योंकि बेटा हर एक का एक एक ईयर ऐड होगा ना सम में, हर एक के लिए एक एक ईयर ऐड होगा, तो हम 5 ऐड करेंगे। फिर मैं बोलूंगी कि ऐसा करो बेटा 1 ईयर नहीं, आफ्टर 2 ईयर का निकाल दो, +2 ईयर्स का निकाल दो। +2 ईयर्स का निकालोगे तो आप बोलोगे मैम सम इक्वल्स टू होगा 120 प्लस हर एक का 2-2 साल, यानी कि 5 × 2 इक्वल्स टू 120 + 10 यानी कि 130, इस तरीके से। तो क्या बेटा आप देख पा रहे हो कि हम 5 के मल्टीपल में ही आगे बढ़ रहे हैं? तो क्या हमने सब्ट्रैक्ट भी 5 के मल्टीपल में ही किया होगा पीछे जाने के लिए? ये भी तो सोचो, अगर हम 1 ईयर अगो में जाएं, 1 ईयर अगो में जाएं, तो आप क्या 120 - 5 नहीं लिखोगे क्या? ऑब्वियसली उनमें में तो आपका आंसर रहेगा 115। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम 5 के मल्टीपल में। तो बेटा अगर आपको 40 ईयर्स आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो आप सीधे देख लो 40 / 5 दैट इज इक्वल्स टू 8 ईयर्स। इसका मतलब अगर हम 8 साल पहले गए होंगे तो हमने 40 ईयर्स सब्ट्रैक्ट करे होंगे सम में से, ताकि हमारा आंसर आ जाए 80 ईयर्स। ओके, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। 8 ईयर्स हमारा राइट आंसर है, क्योंकि हमने जो है यहाँ पर जो सब्ट्रैक्ट किया होगा वो 5 का मल्टीपल ही किया होगा। ठीक है, 5 का मल्टीपल ही किया होगा, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने के बाद में जो हमने देखा, तो हमारा क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे 40। ठीक है, तो 40 हम इधर लेकर आए तभी तो हमारा आंसर आया होगा। ठीक है, तो उसके बाद 120 - 40 और 40 जो है हमारे पास में क्या है, / 5 दैट इज 8 ईयर्स। सो 8 ईयर्स इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। महादेवन टोल्ड हिज ग्रैंड डॉटर, महादेवन ने अपनी ग्रैंड डॉटर को क्या बताया? आई एम 66 ईयर्स ओल्ड, मैं 66 ईयर ओल्ड हूँ, ऑफ कोर्स नॉट काउंटिंग द संडेज, द करेक्ट एज ऑफ महादेवन इज। क्या बोला क्वेश्चन में? क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि महादेवन ने अपनी ग्रैंड डॉटर से बोला कि मैं 66 ईयर्स ओल्ड हूँ एंड ही इज नॉट काउंटिंग द संडेज, उसने संडेज को काउंट ही नहीं किया। ठीक है, संडेज को काउंट नहीं किया, तो अगर संडेज को काउंट नहीं किया तो उसके 1 वीक के अंदर उसने जो खुद का मन में जो 1 वीक बनाया है, क्या उसके अंदर 6 डेज हो गए क्या? 6 डेज किसके? महादेवन के। महादेवन ने जो अपनी एज कैलकुलेट करी, तो उसने जो है वो अपने 1 वीक के लिए उसने 6 डेज यूज किए, जबकि हमारे 1 वीक में कितने डेज होते हैं बेटा? 7 यूज होते हैं। ठीक है, लेकिन उसने बोला मेरे 1 वीक में 6 डेज है, बिकॉज ही वॉज नॉट काउंटिंग the Sundays. He was not counting the Sundays. So in his 1 week, he calculated only 6 days. And accordingly, he calculated his years. ठीक है, इसका मतलब उसने क्या बोला कि मेरे 1 वीक में अगर 6 डेज हैं, तो देखो बेटा हम नंबर ऑफ डेज निकालते हैं। ठीक है, हम नंबर ऑफ डेज निकालते हैं कि उसने उसकी एज में अभी नंबर ऑफ डेज कितने हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज अगर हम निकालें तो 66 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज इन ईयर, जितने भी ईयर में डेज होते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज इन ईयर डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि उसका जो वीक है बेटा वो 6 का है। ठीक है, उसका जो वीक है वो 6 का है, तो हम यहाँ से देखेंगे कि हमें नंबर ऑफ वीक्स कितने मिलते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज नहीं फाइंड करके इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ वीक मिल जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ वीक्स, नंबर ऑफ वीक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ वीक्स देखो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, 6 से हम डिवाइड यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से बेटा 11 टाइम्स चला जाएगा ये, तो हमें क्या मिलेगा 11 × नंबर ऑफ डेज। ठीक है, 11 × नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। ठीक है,
तो 11 नंबर ऑफ डेज, इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जो 11 है वो 11 जो है उसने 11 जो उसने जो क्या मिस कर दी, 11 ईयर्स उसने यहाँ पर मिस कर दिए, स्किप कर दिए। किसके चक्कर में? एक संडे के चक्कर में। ठीक है, उसने एक संडे के चक्कर में 11 ईयर्स हमें यहाँ पे स्किप कर दिए। तो हम क्या करेंगे कि हम इसके अंदर 11 ईयर्स को ऐड कर देंगे ताकि उसकी रियल एज हमें पता चल जाए। ठीक है, तो उसने हमें नंबर ऑफ, हम 11 ईयर्स में ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा देखो, 66 ईयर्स प्लस 11 ईयर्स, तो यहाँ से क्या बन गया हमारे पास आंसर 77 ईयर्स। तो उसकी करेक्ट एज क्या हो जाएगी बेटा? ऑप्शन ए, दैट इज 77 ईयर्स। क्योंकि उसने क्या किया, उसने अपने एक वीक के अंदर 6 डेज लिए, तो उसमें रियल में कितने आ रहे थे? 11 ईयर्स। 11 नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर विल बी इक्वल्स टू 11 ईयर्स। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमारे आंसर आ गया और ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Each small square in the figure has a side of length 1 centimeter. जितने भी small squares है सबके सेंटीमीटर की लेंथ, साइड में लेंथ क्या है? 1 centimeter. An ant, एक चींटी है, travels from P to R. If it moves only along the lines, in how many ways can it reach R using only the shortest route? क्या बोला इन लोगों ने बेटा? इन्होंने बोला है कि एक आंट, एक चींटी है हमारे पास, वो P से स्टार्ट कर रही है और वो जाना चाहती है R पर। P से स्टार्ट करके R पर मूव करना चाहती है और वो शॉर्टेस्ट लेंथ से जाना चाहती है। ठीक है, एक बार हम मूव करा के देख लेते हैं। सब 1 1 है। ठीक है, तो यहाँ से मूव करेगी तो 1 + 1 2 3 और 4, चलो 4 में पहुंच गई। ठीक है, यहाँ से मूव करवाते हैं। 1 2 3 4 तक 4 मूव कर रही है। अंदर से मूव करके देखते हैं 1 2 3 4। इसका मतलब क्या शॉर्टेस्ट 4 सेंटीमीटर ही पड़ेगा क्या? तो हमने एक चीज नोटिस करी कि जो शॉर्टेस्ट रूट उसको पड़ रहा है, जो शॉर्टेस्ट रूट उसको पड़ रहा है वो उसको कितने का पड़ रहा है? यहाँ पर शॉर्टेस्ट रूट को 4 सेंटीमीटर का पड़ रहा है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का शॉर्टेस्ट रूट पड़ रहा है, उससे ज्यादा छोटा कुछ है ही नहीं, बिकॉज डायगोनल हमारे पास नहीं है। डायगोनल हमेशा शॉर्टेस्ट होती है बेटा, डायगोनल इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो क्या बोला, इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीकों से वो शॉर्टेस्ट रूट को फॉलो कर सकती है। तो जितने शॉर्टेस्ट रूट होंगे उतने तरीके से, तो नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट रूट निकाल लो। यहाँ पर नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट रूट, कितने शॉर्टेस्ट रूट्स हैं हमारे पास, कितने रूट्स हैं जिनसे हमारे पास 4 सेंटीमीटर का आंसर आ रहा है। चलो फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमने कैसे मूव किया? ऐसे मूव करो, 1 2, ठीक है, 2 हमारे पास हो गए। उसके बाद में हमने कैसे मूव किया? 3, ठीक है, उसके बाद में हम ऐसे ऐसे मूव किया 4। ठीक है, देखिए जो थर्ड वाला है वो कैसे मूव होगा बेटा? ऐसे ऐसे और ऐसे। फोर्थ वाला वो कैसे मूव होगा? ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट हम और देखते हैं यहाँ पर कैसे, इस तरीके से, ये वाला। ठीक है, तो ये था 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गया 5। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास, अच्छा ये 5 और थर्ड तो सेम हो गए, तो इसे हम चेंज कर लेते हैं हमारे पास। ठीक है, देखिए फिफ्थ जो है हमारे पास में वो होगा इस तरीके से कि हम यहाँ से इस तरह से मूव करेंगे। कैसे? यहाँ से हम जाएंगे इस तरफ और इस तरफ जाकर के हम ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे, ये दिस रूट। ठीक है, इसे फॉलो करेंगे हम 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ये P है वो R है, तो ये हो गया हमारे पास में 5th। ठीक है, उसके अंदर 6 देखते हैं हम। 6 में हम ऐसे यहाँ से ऐसे मूव करेंगे। ठीक है, अभी हमने कैसे मूव किया था बेटा? इधर से इधर मूव किया था। अब हम कैसे मूव करेंगे? P से ऊपर ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट है बेटा, दोनों सेम नहीं है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर P है, यहाँ पर R है। ठीक है, इसमें यहाँ पर P है, यहाँ पर R है, तो ये हो गया 6th। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या मिल गया बेटा? 6 रूट्स मिल गए हमें, कहाँ से कहाँ तक मूव करने के लिए? P से लेके R तक मूव करने के लिए। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन D इज करेक्ट। ओके, so that's all for today. Thank you so much. Have a nice day.